संदीप भाई ने सॉरी सुनील भाई ने आपको सारी चीज़ बताई दी डिटेल में। फिर भी एक तो सवाल फिर मेरे दिमाग में भी आया कि जिन लोगों ने हमारे संसाधन लूटे, जिन लोगों ने हमारे लोग मरवाए, हम लोगों को गुलाम रखा, उनकी रानी मरने का हमारे देश में किसा दुख है? यो सवाल तो जायज है एकदम से। और अगर जैसा हमारी सरकार अपने उन लाखों शहीदों का इतना अपमान करने के बाद, अगर उसके बाद भी वो ये कहती है कि हमारे देश का राष्ट्रीय झंडा झुकेगा, तो इसका मतलब तो सरकार ये कह रही है कि तुम आज भी गुलाम हो। कल गृह मंत्रालय ने जो ये कहा है कि देश में राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा, ये इस चीज का अपमान है कि आप आजाद हो। ये डिक्लेयर तो कर दिया कि तुम गुलाम हो आज भी उन्हीं अंग्रेजों के। इस डिक्लेरेशन पे अगर आपका खून नहीं खोलता तो भाई इब फिर इसका मतलब हमारी जवानी होली खत्म सारे की। मारे पर तो रुका नहीं जाता, क्योंकि हमने तो बेरा लाग लिया था इस बात का। जिस दिन बेरा लाग गया था 10 साल हो सुनील लिख रहा है, और भाई 7-8 साल हो मैं परमानेंट निकल रहा हूं और कोई काम नहीं करता। नहीं तो सरकारी मास्टर था, मेरी घरवाली भी सरकारी स्कूल में पढ़ाया करती, हम दोनों मियाँ भी ठीक ठाक बढ़िया कितने न कितने मकान बना रहे होते, कितने बढ़िया अपना रोज तड़के अपना जाते दोपहर ना अपना घर। लेकिन दिन रात 24 घंटे लोगों के बीच हैं। उसका कारण ये है कि आपके बच्चे नहीं बचे तो मारे कितने बचेंगे भाई? एक सीधी सी बात है, सिंपल फंडा है कि मेरा समाज अगर सुरक्षित होएगा तो मेरे जाने के बाद मेरा बच्चा भी सुरक्षित है, और अगर मेरा समाज सुरक्षित नहीं है तो फिर मेरे रुपये का, मेरे धन का, मेरी पावर का कोई मतलब नहीं। आप देखते ही हो, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनकी औलाद नशेड़ी भी है। फुल तो नशे करे है, सारे उल्टे काम करे हैं, कोई सुख शांति घर में नहीं। इसका मतलब पैसे और पावर से तो सुख शांति आती नहीं, या तो क्लियर है, मारे तो समझ में आ गई। फिर भाई एक आध ऐसा मानस है जिसके घर में मनवाने खाने दाने कम होते हो, वो अपना दिहाड़ी करके गुजारा करता हो, लेकिन वो आचरण उसका बढ़िया है तो वो समाज में इज्जत भी लेवे है, दो भाई प्यार तो बात भी करे, घर में भी उसके प्रेम प्यार है, तो उसने जिंदगी जीने में कोई फालतू टेंशन आया नहीं, ठीक चल रहा है उसका। तो मैं ये समझता हूं कि प्यार की और शांति की जिंदगी चाहिए, चाहे रुपये थोड़े हो जाओ। मैं इस बात के पक्ष में था और यही सोच करके निकले थे। फिर बेरा लग गया इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का। वो इतना बड़ा षड्यंत्र और इतनी सारी टर्मिनोलॉजी, इतने सारे नाम क्यों कर समझावा गांव वाला ने? जो गांव का मानस गांव में तो बाहर नहीं लकड़ा, जिसने दुनियादारी के बारे में पता सिर्फ अखबार और टेलीविजन और इंटरनेट से पता चलता है। और कमाल की बात यह है कि अखबार, टेलीविजन और इंटरनेट सारा उनने का है जिनसे प्रोपेगेंडा चलावे हैं। तो गूगल पे वह एक चीज आवेगी जो आपको बताई जाएगी, क्योंकि गूगल का सुंदर पिचाई जो इस टाइम बैठा है, या कल ना आगे कोई और आओगा, या जो पछला था, वो जो मालिक हैं जो उस टाइम के, वे उसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मेंबर हैं जिनने ये एजेंडा चला रखा है। एजेंडे का नाम है एजेंडा 2030। इससे पहले इसका नाम था यूएन का एजेंडा 21। इसमें क्या है, 17 पॉइंट ले रखे इनने कि हम आपको ऐसी जिंदगी देंगे कि आपको फ्री एजुकेशन मिलेगी, आपको फ्री हेल्थ मिलेगी, आपको फ्री सब कुछ होगा, आप अपनी मर्जी से लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। फ्री हेल्थ क्या है? मान लो मैं बीमार हो गया हूं तो आपको जाकर इनके वाले ही इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, अपना इलाज आप नहीं कर पाओगे खुद से। आप कहते हो मैं जड़ी बूटियों से इलाज कर लूंगा, या मैं ये दवाई नहीं चाहता, ना भाई, वही लेना पड़ेगा। शिक्षा फ्री, आपको वो मिलेगी वर्चुअल रियलिटी वाली, मुंह के ऊपर में लगा के चश्मे से ऐसा लगेगा जो शाम भी मास्टर बैठा है नहीं, घर बैठा बैठा, वो वीआर वाले, वो पढ़ाई मिलेगी। स्कूल में नहीं जाना है, क्योंकि स्कूल तो आपके बिकने वाले हैं। स्कूल की जमीनें आपकी, जो ये लाल डोरा तोड़ा था, ये लाल डोरा तोड़ के आपकी जमीन ये लोग ऑलरेडी काबू कर चुके हैं। जो पंचायत की जमीन है, जो सामूहिक जमीन है,
वो धीरे 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 ये लोग कब्जा कर रहे हैं, इंतकाल करना इन्होंने चालू कर ही रखा है। अब एक बड़ा सवाल ये आता है बहुत से लोगों के दिमाग में, अच्छा एक और उस एजेंडा 2030 की बात बता देता हूं। अगर आप लोगों में से कोई ट्विटर चलाता हो तो 2017 का ट्वीट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, वो ये कहता है बाय 2030 वी विल मेक अ वर्ल्ड वेयर यू विल ओन नथिंग बट यू विल बी हैप्पी। मतलब आपका किसी चीज के ऊपर कोई अधिकार नहीं होगा लेकिन आप खुश रहेंगे। किसी चीज में दो बातें भी आती हैं, आपका अपना शरीर और आपकी अपनी औलाद, उस पर भी आपका हक नहीं रहेगा। ये एजेंडे के अंदर शामिल है। जैसे अपन बड़े खुश होकर ना एक बात कहा करें, याद हो आपका, अमेरिका में तो मां बाप अपने बालक का हाथ भी नहीं ला सकते, दमका भी नहीं सकते। यह बात याद है? नहीं ध्यान है? सबके दिमाग में आवे। सरकार का है वो बालक, सरकार उसके बारे में पूरा इंतजाम करती है। समाज मर गया रे उड़ेगा कि सरकार के ऊपर जाना पड़ा। सरकार क्यों है? सरकार असल में समाज के द्वारा बनाए हुए कुछ लोगों का एक समूह है कि तुम बिठा दिए, हमारे लिए निर्णय तुम लोगे। लेकिन उसका यह मतलब थोड़ी है कि वो हमारे ऊपर चौधरी बन गए। लेकिन ये तो चौधरी बनने के ख्वाब देख रहे कि भाई हम तो परमानेंट बनाएंगे, इनकी सारी चीज आप आती आवांगे। तो ये टाइम अपने देश के अंदर आने वाला है। आप कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जिन्होंने मांग करनी शुरू करी है और मांग बड़ी जायज लगती है। कमाल की बात देखो, जायज मांग लगती है। मांग क्या है कि बच्चे को बेरोजगारी भत्ता मिले, बुजुर्गों को पेंशन मिले, खेती करने वालों को मिले, और जो नौकरी पे नहीं है या जो बालक पैदा होना उसको उसका गुजारा भत्ता मिलना स्टार्ट हो जाए। वो तो चाहते हैं कि आप ये मांगो। उसी का नाम है, उसी प्रोग्राम का नाम है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। मेरी वीडियोस हैं जो आप देखोगे अगर नीडर इंडिया वाले चैनल पे, उस चैनल के ऊपर मैंने यूनिवर्सल बेसिक इनकम का पूरा एक दिन लगाया हुआ है। मैंने ये बताया हुआ है कि इनका गेम प्लान है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। आने वाले टाइम में आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई हर चीज को आधार कार्ड के साथ जोड़ने वाले हैं। ये आपका वोटर कार्ड आजकल चला हुआ है, इससे पहले बैंक अकाउंट का डंडा आया था, उससे पहले आपके राशन कार्ड का, फिर आपकी ड्राइविंग लाइसेंस आधार कार्ड से बना हुआ है। आपका जितने भी कागज हैं, चाहे घर की रजिस्ट्री के हो, गाड़ी की रजिस्ट्री हो, पानी का कनेक्शन लेना हो, बिजली का कनेक्शन लेना हो, या कुछ और कुछ भी करना हो, मतलब आधार आपका सबसे पहले मांगते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आपको वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिया जा रहा था, जब आपको वैक्सीन लगाई जा रही थी, तो भी आधार कार्ड ही मांगा था। सोचो एक बारी, जैसे इन्होंने पिछले 2 सालों में किया कि आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट बन गया, आपको बाहर निकलने के लिए वैक्सीन के सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। ये इन्होंने कहा ना, इन्होंने ये कहा कि अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो आपको बस में नहीं चढ़ने दिया जाएगा, आपकी पेंशन रोक दी जाएगी, आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, आपको पढ़ने नहीं दिया जाएगा, आपको पेपर नहीं देने दिया जाएगा, आपको कुछ नहीं करने दिया, यही कहा था ना। अब सोचो कि अगर आधार कार्ड के साथ फैमिली आईडी जुड़ रही हो, फैमिली आईडी में सारे कुनबे की डिटेल है, किस किसने लगवा रखी, किस किसने नहीं लगवा रखी, और सरकार न्यू कह दे कि एकला नहीं, सारे कुनबे के लागी होनी चाहिए, जन नहीं लागी तो ये रोकी सारी सर्विस। एक बटन दाबना, आपका बैंक अकाउंट भी सीज, आपको ना टिकट मिलेगी, क्रेडिट कार्ड, आपका कुछ नहीं मिलेगा। फिर लगता नहीं आपको आने वाले टाइम में ऐसा होने वाला है? करण लाग रे, ये जो आपको वोटर आईडी आधार कार्ड के साथ जोड़ने का खेल है, ये इसी का हिस्सा है। आपको नहीं समझ में आ रहा? आधार कार्ड मतलब आपकी मौत का फरमान है, आपकी गुलामी का फरमान है, और अपने को पता ही नहीं चल रहा। न्यू कह बोले यू आपका पहचान पत्र है। आधार कार्ड न्यू बन जाए क्या? मैं भाई न्यू बन जाए, आपको बन जाएगी, उसके लिए कोई कागज देंदे होंगे आप? हाँ,
आधार कार्ड बनवाने के लिए कोई कागज देना पड़ता है, कौन सा कागज देना पड़ा है? ड्राइविंग लाइसेंस देना पड़ा है, या आपका वोटर कार्ड देना पड़ा है, या आपका 10वीं की सड़न देनी पड़ा है, कुछ तो देना पड़ा है। तो जी वो कागज का आधार कार्ड बनला तो वह कागज वैलिड पहचान पत्र बन गया अपने, फिर आधार कार्ड का डंडा क्यों है? या नहीं समझ मारी लोग आ गए? आप जब फास्टैग से पैसे कटवाते हो तो जब गाड़ी में फास्टैग से कटेगा तो 50 रुपया कटेगा, और जगोज मतलब कैश दोगे तो 100 रुपये। आपके न्यूज समझ में नहीं आ रहा कि फास्टैग से क्यों हो रहा है? आप अगर दुकान पे जाओगे तो वह चीज 20,000 रुपया की है, और वह चीज ऑनलाइन लोगे तो 18,000 रुपये की है। मैं 2,000 का डिस्काउंट बड़ी कंपनी ऑनलाइन क्यों कर देते हैं? ये आपके पैसे की वैल्यू कम है, क्योंकि जो दुकानदार है जब वो बेचारा लेके 20,000 रुपया मारा होगा तो 20,000 तक कम तो नहीं दे सकता हो, उन्हें तो 2 पीछे फालतू देनी पड़ेगी। लेकिन जो किसी के 2 लाख करोड़ माफ हो रहे होंगे वो तो दे सके 2,000 के नुकसान पे, उसका उन्हें के नुकसान है। तो बड़े उद्योगपतियों के 2 लाख करोड़ माफ हो गए, 1,000 करोड़ 10,000 करोड़ माफ हो गए, तो वह आपको सस्ती देंगे ऑनलाइन। यानी आपके पैसे की वैल्यू को कम किया जा रहा है, ये प्रमोट किया जा रहा है कि आप अपनी जेब में पैसा ना रखो, या तो कार्ड रखो या अपने मोबाइल में रखो, क्योंकि कल को इनको डिजिटल करेंसी लानी है। वो डिजिटल करेंसी आपकी वैक्सीन सर्टिफिकेट के साथ जोड़ने वाले हैं कि जब वैक्सीन सर्टिफिकेट होगा तो अपने पैसे एक्सेस कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। फिर अब गांव के आदमी की एक मरोड़ होया अगर इस देश को अगर आज तक किसी ने बचाया है, चाहे अंग्रेजों के टाइम की बात कह लो और चाहे उसके बाद के, चाहे पूरी दुनिया में जिस टाइम पे वो था ना कि अगर उसने आर्थिक मंदी आई उस टाइम पे भी इस देश को अगर बचाया तो गांव ने बचाया था। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं उसने नहीं बचाया, अनऑर्गेनाइज ने, दिहाड़ी वाले आदमी थे, आपस में लेन देन नहीं, उधार पर चला करता, कैश में लेन देन चला करता, छोटे दुकानदार हैं और रेडी पटड़ी वाला है। हमारे यहाँ बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसका पीछा जो है ना जुगर आया कैश में चला नहीं चलता रहा है, उस तबके ने बचाया था। तो पहले तो इस देश के प्रधानमंत्री ने पूरा तय करा कि वो तबका जो है ना चाहे तो बचना नहीं चाहिए, और अगर बचे तो उसके सारे के खाते खुले होने चाहिए और वो कैश ट्रांजैक्शन ना करे, वो खाते में ही मंगाओ सारे रुपये, ताकि उन्हें बेरा रहे किसका कितना पैसा क्यों करा हुआ है। दूसरा तबका था जिसने देश को बचाया था, वो था किसान। किसान जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो सबसे ज्यादा अगर देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को बचाया हुआ था तो किसानी ने बचाया था, जिसने पैदावार करे। एक जमीन है जो पैदा करती है, आपको यह बात याद रखनी पड़ेगी, जो नौजवान साथी है इनके लिए बता दें, फैक्ट्रियां कभी पैसा नहीं बनाती, फैक्ट्रियां कभी कोई सामान नहीं बनाती, किसी भी उद्योग के अंदर कोई सामान नहीं बनता कभी भी अगर जमीन ना हो। तो जमीन नहीं होगी तो लोहा नहीं निकलेगा, लोहा नहीं निकलेगा तो कोई गाड़ी नहीं बन सकती। हीरा, पन्ना, कोयला सब कुछ जमीन से निकलता है, अनाज, कपास जिससे के कपड़े पहनते हो, और जितनी दुनिया जान की चीज है जो पेड़ से बनती है वह भी जमीन से आती है, जो पत्तों से बनती है चीज वो भी जमीन से आती है, जो और कोई चीज हो। यानी एक भी उद्योग ऐसा नहीं है जो जमीन के बिना संभव हो। इसका मतलब अगर जमीन भी उनके काबू आ जाए तो आपकी रोटी काबू, फिर आपको कौन छोड़ देगा। जमीन 4-5 तबके हैं। पहला तबका वो है जो स्कूल में पढ़ा है, उसकी मती पहला ही मार दी कि उसको ऐसी पढ़ाई पढ़ानी है, रट्टे रट्टे मारने हैं, उसने दिमाग तक काम नहीं ले लेगा, मास्टर जो कुछ कह रहा है नुका नु याद करोगे, ऐसी पढ़ाई हो है ये बच्चों हैं। उसके बाद बड़ा नौकरी, वह चीज याद करो, दिमाग का कोई नहीं, नौकरी करते हुए भी दिमाग नहीं लाना, जो कुछ कह रखा सरकार का दे चुपचाप मानते रहो तो नौकरी कर लोगे। दिहाड़ी आड़ा, उसके सारे कागज बन लिए, आधार कार्ड और उसके रजिस्ट्रेशन बनने लाग रही। फिर आपके बचे जमींदार बच रहा था। आपको में से जमींदार अगर कोई हो या जमींदारों के साथ आपका उठना बैठना हो, 100% है वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं अपनी सेफ साइड रखने के लिए बता रहा हूं, 99% किसानों के जमीन किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर बैंकों के पास गिरवी रखी हुई है। 99% जिससे पूछोगे उसे की जमीन गिरवी रखी है, और जहां उसकी जमीन का पैसा लगा हुआ है
मकान में लग रहा हो तो उल्टा नहीं आंदा, साधन खरीद लिया होगा तो उल्टा नहीं आंदा, और बिजनेस में अगर लगा दिया हो तो भी उल्टा नहीं आंदा है, क्योंकि बिजनेस सारे ठप करना इनका एजेंडा है, बकायदा पूरा प्लान है यो। और अगर कितने आड़ती दे रखे हो तो आड़ती खत्म करने के लिए प्लान चल ही रहा है पिछले 2-3 सालों से, आड़ती तो आड़ती भी खत्म होंगे, यानी आपका पैसा किसान का वापस नहीं आने वाला। तो इसका मतलब सारी जमीन भी कर्जे पे, लाल डोरा तोड़ के घरा पे कर्जे ले लो, इस बात के भी फोन आंदे होंगे भाई, जिसके घर है सबके फोन सब दौरा फोन आओगे बैंक के, ले लो घर पे कर्जे ले लो, घर पे भी लोन हो गया, जमीन पे भी लोन हो गया, बिजली भी महंगी होगी, दुकान पे भी लोन हो गया, डांगरा पे भी लोन हो गया, सोने पे भी लोन हो गया, मेज कुर्सियां पे भी देवेंगे आने वाले टाइम में, क्या है पे ले लो लोन, सामान सारा सामान गिरवी दो। तो लोन पे है, आमदनी जीरो है, तो कल को जो जो चीज गिरवी रखी है वो काबू करना आसान है, क्यों जी? और सारी चीज आधार कार्ड के साथ जुड़ रही है, बस कितने दूर रह गई आपकी गुलामी? मुझे तो नहीं लगता ज्यादा दूर है। आपके बच्चों के लिए कैसा भविष्य देखते हो? ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बड़े होके क्या करने वाले हैं, इसके लिए मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। हम समाज में इकट्ठे रहते नहीं, एक ही गांव में 4 गांव है हमारे, एक के गांव में, एक गांव सरकारी स्कूल में पढ़ा है, एक गांव के बच्चे, दूसरे गांव के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है, तीसरे गांव के बच्चे पड़ोस के प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है, और चौथे गांव के बच्चे बड़े शहर में पढ़ा है। एक ही गांव में ना, इसे से माँ बाप है ना, उन आपस में किसी तो कुछ लेना देना नहीं। दूसरी बात, हर समाज को जमानु क्लियर पता है कि मेरा दुश्मन कौन सा समाज है, बता दिया ना, जड़े जड़े आसपास कौन सी जात रवे हैं, कौन से गांव में कौन सी जात है, कौन से धर्म है, उसके हिसाब से इन्हें बता रखा कि जिस दिन मार काट मचेगी उस दिन कौन सी जात पे हमला करना। भाई एक बुरा हाल टाइम पे देखा तो इतना या दिमाग में सारे का, ठीक जी। अब पढ़ाई आपको है नहीं, समाज में स्वीकार्यता आपकी है नहीं, स्कूल आपके पास नहीं, गरीब आदमी पैसे देकर पढ़ा नहीं रहा, लेकिन जो पैसे देकर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है उसके बालक ट्यूशन पढ़ने लाग रहे, शांति उसने भी को नहीं, जो गांव में पढ़ा रहा शांति उसने भी को नहीं। फिर हम क्या करने लाग रहे, हमारे बालक, एक सबसे बड़ा हथियार हमारे बालक के हाथ में दे दिया, मोबाइल। मोबाइल में ये बच्चे बैठे हैं, सारे गेम खेलते होंगे, पक्का गारंटी है मैंने, कुछ न कुछ छोटा मोटा गेम खेलते होंगे, चाहे कोई सा गेम खेल लो। 3 टाइप के गेम है भाई आपके मोबाइल में। पहली टाइप वह है जिसमें बंदूक चल रहा है, हथियार चल रहा है, बंदूक चल रहा है, यही है, कोई सी हो बंदूक चल रहा है, मतलब पहली में रोज 50-100 आदमी ने मार के सोगा, वो है कि नहीं, पॉइंट तो जब भी मिला जब कोई मानस ने मारेगा, जब लहू लिकड़ेगा, जब ऐसा कुछ पढ़ा देख राजी होगा, पॉइंट मिले भाई मैंने इतने मानस मार दिए। दूसरी टाइप की गेम है जिसमें सट्टा हुआ है, गैम्बलिंग, जिसमें पॉइंट हुए, बस मतलब वो मार दिया, तुक्का लग गया तो आगे, नहीं लग गया तो गए। पहले पॉइंटों से चालू होती है, बाद में पैसे भी लाने शुरू करते हैं हमारे बालक। शाहरुख खान तक ऐड कर रहा है इन गेमों की, जिसमें बकायदा पीछे आता है, इसमें लत पड़ सकती है, आदत पड़ सकती है, लेकिन फिर भी अगला एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनको उनके बच्चों, आपके बच्चों को बनाना है ऐसा आदि, आपको गैम्बलर भी बनाना है, आपको हत्यारा भी बनाना है। और तीसरे टाइप के गेम है वो जिसमें ये काम करोगे, टास्क पूरा करोगे तो टोकन मिलेगा, ये टास्क पूरा करोगे तो आगे बढ़ने के लिए टोकन मिलेगा। यही है भाई, इस बार तो नहीं, चौथी गेम तो नहीं वो तो बताओ, चौथी कोई गेम नहीं है मोबाइल में। यानी आपके बच्चों को या तो इस टाइप के बनाना है कि जो कुछ कमा चुपचाप मानते रहोगे तो आगे काम करोगे, या आपके बच्चों को गैम्बलर बनाना है, जुआरी, या आपके बच्चों को हत्यारा बनाना है। ये तो है 3 काम, और सरकार ने बेरा इन चीजा यह नुकसान हुआ है। आप तो देखने लाग रहे अपने बच्चा के, आप छुड़वा नहीं पा रहे, क्योंकि आपने को के करा पढ़ाई आड़े तो हुआ है। अरे जब अपना बालक का बेरा है कि वो जहर पीन लाग रहा है तो उसने क्यों कर कह दोगे कि जहर पीने सर्टिफिकेट मिलेगा? सत्यानाश की राही पर ले जाने लग रहे अपने हाथ है, फिर भी कोई बात नहीं। फिर क्या कर रहे हैं आपके बच्चे जब मोबाइल को देखते हैं, साइंटिफिक टर्म में बात करूंगा, हमारे शरीर के अंदर
हर कार्य को करने के बाद कुछ भाव आते हैं, जैसे रोण की दूसरी ग्लैंड है, आंसू निकले जिसमें से, गुस्से की दूसरी ग्लैंड है, जब वो एक्टिव हो जाए तो हमारे अंदर गुस्सा हो जाए, लाल हो जाएंगे। एक होया करे जब हम कोई भलाई का काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, या फिजिकल वर्क करते हैं, या खेत में काम करा शरीर आड़ा जिसमें पसीने निकले, तो हमारे शरीर से डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन एक ग्लैंड है, डोपामिन रिलीज होएगा तो हमें खुशी का अनुभव होता है। वो डोपामिन रिलीज होता है किसी के बाद, कोई भी अचीवमेंट, कोई भी उपलब्धि के बाद। आपको पता रहे कि जब आपका बच्चा मोबाइल पे गेम खेलता है तो भी डोपामिन रिलीज होता है। जो कर एकादा बालक है जिसने टेलीविजन देखने में घना ही स्वाद आवे, तो उसका डोपामिन टेलीविजन से आवे। एक आधा बच्चा है जिसको खेल के ही डोपामिन रिलीज होता है, तो वो बच्चा मतलब ओडेट होगा, बानेट होगा, बाज जगह दोस्तों में खेलने के होता था ना पहले हमारे में, मतलब घर के रिंग लिया करते रोकन खातर की रह जाओ डगना, लेकिन आप फट जैसी बाज के उड़े उनके बीच पहुंचा करते। अब हमारे बच्चों का डोपामिन अगर मोबाइल से आ रहा है, बस मोबाइल वाले डोपामिन की एक प्रॉब्लम है कि अगर वो अगले दिन जो है अपने को ज्यादा समय में भी निकलेगा, यानी फिजिकल वर्क कर रहे हो ना आप, आधा घंटा खेल रहे हो, आधे घंटे में भी उतना ही निकलेगा, 1 घंटे में 2 घंटे में भी उतना ही, कोई फर्क नहीं है। लेकिन मोबाइल वाले केस में अगर पहले दिन आधा घंटा खेला हमारा बच्चा, अगले दिन आधे घंटे में कम निकलेगा, यानी अगले दिन आपके बच्चे को ज्यादा टाइम चाहिएगा मोबाइल, अगले दिन और ज्यादा चाहिएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारे बच्चे को पूरा दिन मोबाइल चाहिएगा, और अगर आप न्यू भी कह दोगे घर माँ बाप भी नहीं है, पूरा दिन मोबाइल पर रगे मैंने के बाद भी उसने मजा सा नहीं आया होगा, जनो कुछ दिमाग में कुछ गड़बड़ है, उस दिन वो नशा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अगले दिन उसको शांति सिर्फ नशे से मिलेगी। इसीलिए जिन बच्चों को मोबाइल पे गेम खेलने की आदत है, वही बच्चे बड़े होकर पोटेंशियल नशेड़ी बनते हैं। और आपके मोबाइलों पे बकायदा अमेजन के थ्रू नशा मतलब कोरियर करवाया था, पीछे से खबर आई थी, याद हो तो अगर आप। पढ़ाई के लिए स्कूल बंद हो गए, नौकरियों के लिए संस्थान बंद हो गए, बैंक बंद हो गए, खेती की जमीन किसान पे नहीं बची, दुकानदार दुकानदारी नहीं कर पा रहा, मिस्त्री वाले काम इसलिए तोड़ दिया कि भारत 6 वाली गाड़ियां केवल एजेंसी में ठीक हो, उनमें मिस्त्री ठीक ही नहीं कर सकता। टोल टैक्स आपकी गाड़ी के नंबर प्लेट से आने लग जाएगा, जीपीएस लग जाएगा, जितना चलोगे उतना आ जाएगा। बाकी सारी चीज़ आधार कार्ड के साथ जुड़ चुकी हैं। बिना वैक्सीन सर्टिफिकेट के आपको कहीं आने जाने नहीं दिया जाएगा। बता दो कितने का आजाद रहोगे? कोई राह बचा है? कोई सी पीढ़ी खातर राह बचा हो तो बता दो। हमारा भड़क इस चीज की है कि कैसा समाज तैयार करने लग रहे हैं आप। ऐसा समाज तैयार किया आपने कि आप हम अपने बच्चे को पड़ोस के बच्चे के साथ पड़ोस में भी भेज के सुरक्षित महसूस नहीं करते कि काकी ताई का जा रहा होगा तो भी सुरक्षित है कि नहीं। छोरा छोरी तो छोड़ दो, छोरे ने भी भेज कर सुरक्षित नहीं है हमारा। और पहला हमारा समाज देख लो कितना बढ़िया था इस मामले में, क्यों जी? और क्या ये बातें सरकार को नहीं पता है? क्या पिछली सरकारों को नहीं पता थी? और क्या सरकार का या आपका कोई नेता या आपका कोई लीडर या आपका कोई नुमाइंदा, भाई आप समाज के सारे अंगों से बैठे हुए लोग हैं, जिसना आप अपना नेता मानते हैं कि यू हमारा संरक्षक है, क्या वो आपके लिए बोल रहा है इस मुद्दे पे? क्यों जी? कोई समझाना आवेगे? ये मोबाइल के जरिए तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करने लग रही नई पीढ़ी, कोई बताना आवे है? वो तो कह दे घर के तो ज्यादा रोवे है, वो थम काम नहीं कर दे। मैं तो इस बात न रोवे, उन्हें असली रोड़ा कौन बेरा कि तारी जिंदगी के ऊपर बर्बाद होने लग रही, बड़े लेवल पे, बड़े एंगल पे, प्लानिंग के तहत बर्बाद की जा रही है। 2010 के बाद रेडिएशन से क्या फर्क पड़ता है हमारे शरीर के ऊपर, इसका कोई सर्वे नहीं हुआ पिछले 12 साल में। और 2010 में 2G था, उसके बाद 3G आ लिया, 4G आ लिया, और 5G चल रहा है। क्या किसी ने पूछा आपसे कि ये 5G रेडिएशन ठीक है, सुरक्षित है, या इनसे कोई दिक्कत है? अरे गांव वाले कोई क्यों करे, लाओ, सरकार ने भी मेरा लगाओ फटाफट। राष्ट्रपति का अभिभाषण में बोलता है कि हम 2025 तक गांव के हर घर तक 5G ले जाएंगे, रोजगार नहीं देंगे,
स्कूल नहीं छोड़ांगे, सामूहिक सामूहिक जमीन नहीं छोड़ांगे, शामलात की जमीन नहीं छोड़ांगे, डंगरा के चरण की जगह नहीं छोड़ांगे, लैब वाला दूध पियावांगे क्योंकि सस्ता ज्यादा सुरक्षित है। आपको फोर्टिफाइड चावल देवांगे राशन कोटे में, फैक्ट्री में बने हुए, खेत में तो उगे हुए नहीं देंगे। और आप खुश मस्त अपनी अपनी लड़ाई में। अपनी लड़ाइयां अलग हैं, अपनी टाइप ही अलग है। एक बार बैठ के पूरे दिन में न्यू देखियो आपने किस किस गेल किस किस मुद्दे पे के बहस करी थी, और उस बहस का मेरे बच्चे के फ्यूचर पे क्या असर पड़ेगा, इतना नोटिस करना, तो आपको पता चलेगा हम पूरा दिन बेफजूल की बहस पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं जिसका कोई मतलब रिजल्ट ही नहीं निकलना है। और अपने बच्चों के भविष्य पे काम करने का हमारा पूरे दिन रिजल्ट जीरो है, जीरो। क्यों? क्योंकि ना तो आपका कोई टीचर, ना आपका कोई नेता, ना आपका सरपंच, ना आपका एमएलए, एमपी या कोई और आदमी आपको गांव में आके नहीं समझाएगा। क्यों नहीं समझाएगा? उसके दो कारण हैं। अगर मैं आपके लिए काम करूंगा तो भाई बदले में लूंगा कुछ न कुछ। क्यों जी? मन ने ठेका ले रखा किसी के बालक बचाने का? समझे नहीं? मन तो नहीं कहा शुरू में ही कि मैं तो अपने बालक ने बचाने बाज रहा हूं कि मेरा समाज बचेगा तो मेरा बच्चा बचेगा, मैं तो जहां तक भाज रहा हूं। लेकिन जब किसी का न्यू फीलिंग हो, इसलिए मैंने तो आप तक कुछ लेना नहीं, लेकिन जब मैंने न्यू फीलिंग हो कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूं आपके बच्चे को बचाने, तो मैं आपसे बदले में वापस लूंगा कुछ। और जब मैं न्यू कहूंगा कि मैं आपके बच्चे ने बचा लूंगा, तो आप शांति तक बैठ जाओगे, बस ठीक है ये बचा लेगा, इन्हें जो कुछ चाहिएगा दे देंगे, कल न चंदा मांगेगा चंदा दे देंगे, कल न नुगा वोट चाहिए वोट दे देंगे, कल न जो मांगा दे देंगे, करेगा ही हो। फिर नुगा तो चोर लिखड़ा, क्योंकि अपन तो कुछ करे ही नहीं। मैं क्यों करूं भाई आके? आपका गांव है, आपको बचाना पड़ेगा, आप ही को जागना पड़ेगा और आप ही को करना पड़ेगा, ये मान लेके चलिए। अगर कोई आदमी बाहर से आके ये कहता है कि आपके बच्चों को बचाने आया हूं, यकीन मानिए सबसे बड़ा फ्रॉड है वो। चाहे कोई हो, नहीं बचा सकता बाहर का आदमी आपके बच्चों को, आपको ही बचाना पड़ेगा। दूसरी बात, बुजुर्गों को पढ़ाई लिखाई नहीं आती इतनी, नौजवानों के पास अनुभव नहीं है जिंदगी का, कति क्या है कभी बेचारे कभी लिखने नहीं दिए, कड़ी किताब दबार लिखने नहीं दिए। 35-35 साल के बालक हो लिए, 30-30 साल के बालक हो लिए यूपीएससी की तैयारी करे हैं, यूपीएससी की तैयारी करे हैं, और बेचारे ने दुनियादारी का क्या ही का नहीं बेरा। डीसी बन गया लेकिन कुछ नहीं पता क्योंकि रट्टे रट्टे मारे हैं, डॉक्टर बन जाएगा लेकिन क्या ही का नहीं पता क्योंकि रट्टे रट्टे मारे और कुछ करे ही नहीं जिंदगी में, समाज में बैठे ही नहीं कभी। इसका मतलब क्या होया? वहां से तजुर्बा लिया जाए, नौजवानों को जो अंग्रेजी हिंदी पढ़नी आती है इसकी मदद से रिसर्च करी जाए, फिर गांव के अंदर एक सर्वे किया जाए कि किस गांव के अंदर कितने लोगों के पास कैसी जमीन है, किस टाइप का माहौल है, क्या क्या चीजें खराब हैं, क्या क्या ठीक करनी है और वो कैसे ठीक होंगे, इस पर चर्चा करी जाए। और वो चर्चा लगातार करी जाए, एक दिन की चर्चा में बात नहीं बने, 10 दिन की चर्चा में बात नहीं बने, 10 महीने की बात नहीं बने, इसको जीवन का हिस्सा बनाया जाए कि अगर कोई नशा कर रहा है बच्चा उसको कैसे बचाना है, क्योंकि अगर नशा गांव में घुस गया तो कल को पड़ोस में आएगा तो अगले दिन आपके घर में ज्यादा दूर नहीं है। एक आधे ये मास्टर थे सरकारी मास्टर, मियाँ बीबी दोनों मास्टर लाग रहे थे, बेरा ही कौन लाग गया, जिब बेरा लाग गया, जिब नशा इतना लेवल पे करने लग गया बालक, जिब पढ़े पावा आवे। हमने सोचा ठीक कोई बात नहीं, टेलीविजन देखता होगा एक लाग रहा। मैं उस तरह क्या करता, मेरे जानकारी में थे ऐसा एक कपल, एक ऐसा जोड़ा, उसने कहा न्यू होने लग गया, डॉक्टर साहब के करा के तने जो गांव में जिनके बालका ने पढ़ाने जावे हुए जिब नशे करें उस पर कुछ काम चर्चा करी, जब उनके माँ बाप तब बैठ के चर्चा करी होंगी तो उन प्रॉब्लम्स का तने सोल्यूशन पता होंगे, तने न्यू बेरा होंगे कौन कौन बेचा है, तने न्यू बेरा होंगे कौन कौन शामिल है, तने न्यू अकल होंगी कि कल न तो आज तो इनके बच्चा में आया है, कल न तेरे बालक में आ गया तो कड़ जाओगा, तेरे में आ गया रो बैठ गया, इब के है नशा मुक्ति केंद्र में छोड़ कर एक औलाद है सबके, फिर ये हाल। इसलिए अगर गांव में कोई बुरी चीज आई है या प्रदेश में कोई बुरी चीज आई है, वो ज्यादा दिन तक आपके घर से दूर नहीं है, ये बात समझनी पड़ेगी अपने को। और अगर अपने को ये बात समझ में आ जाए तो उसके लिए काम प्रयास अपने आप करना पड़ेगा और वो अपने गांव में खुद करना पड़ेगा। अपने ज्यादा मेन्यू नहीं कहता आप देश बचा लो,
ना जनता सरकार मोर्चा का ऐसा कोई मोटिव है कि हम कोई देश बचाने लिखड़े, हम तो अपने आप पे न बचाने लिखड़े। और मैं जब बचूंगा जब मेरे आसपास के 10 लोग बचेंगे, और वह जब बचेंगे जब उनके आसपास के 10 लोग बचेंगे, उस जब मेरा गांव बचेगा। मेरा गांव बच गया तो मेरा बालक बच गया, अगर गांव बच गया तो देश बच गया, सीधी सी बात है। तो आप अपने गांव में बचा लो, मैं अपने में बचा लूंगा। जो मेरे पे अनुभव है, जो मेरे पे तजुर्बा है, जो मेरे पे टेक्नोलॉजी, वो मैं दे दूंगा। 3 साल की उम्र से लेके, और किसी भी बच्चे ने मैं न्यू बता सकूं कि इस बच्चे में यू टैलेंट है, इसका डोपामिन याडत रिलीज होगा, इसने इस काम में मजा आओगा। आप उसने स्कूल में तैयार कर लिया। जब पैदाइशी खिलाड़ी हो कोई बालक, उसने आप स्कूल में तैयार कर लिया, ओलंपियन अपना गांव में तो तैयार करके भेजेंगे। जब कोई पैदाइशी साइंटिस्ट हो तो गांव में तैयार करांगे। अगर गांव राम बैठ के मुद्दे पर तय करेगा और चर्चा करेगा ना, तो आप गांव के एक भी बालक ने बेरोजगार नहीं रहने देवा। ना सरकार का पीछा चाहिए, ना सरकार की मदद चाहिए, ना सरकार के कुछ नहीं चाहिए। हम अपने मास्टर भी आपको तैयार कर लेंगे, हम अपनी पढ़ाई भी आपको तैयार कर लेंगे, अपने ग्राउंड भी आपको तैयार कर लेंगे, अपना सब कुछ आपको कर लेंगे, नहीं चिंता। क्योंकि अगर हिसाब लगा के देखा जाए ना, जितना गांव से सरकार को टैक्स जाता है ना, वापस उसका 10% भी नहीं मिलता अपने को। पता है आपको ये बात? देश का 80% टैक्स जो है वो गांव के लोग भरते हैं, 80% टैक्स, क्योंकि गांव में 70-80% आबादी है। और जो बच्चा यहां से मान ले, जिसकी गांव में जमीन है, वो मुंबई में नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, वो भी तो गांव का ही माना जाऊगा, शहर का थोड़ी माना जाऊगा। गांव का 80% टैक्स तो गांव भरता है। और जब विकास कार्यों के नाम पे फंड की अलॉटमेंट होती है तो 80% शहरों को अलॉट होता है। यानी मार पे टैक्स लेकर और शहर ने पूजन लाग रहे हैं, तो हम टैक्स ना अपने आप अपने गांव में ला लगा अपने बालका खातर। इस्तीसी करिए किसी सरकार की हमने क्यों पूजा भाई? जब गांव का समझ में आ जाए तो गांव में अगर जय 4000 की जनसंख्या हो तो 53 लाख रुपया प्राइवेट स्कूल का पूजा है। आप 53 लाख रुपया सिर्फ 4000 की जनसंख्या वाले गांव की बात बताऊं मैं। साल का 6 करोड़ रुपए किसे 4 मालिका था, 4-5 स्कूल के मालिका था पूज कर गांव में, तो पूरे साल में एक नौकरी कौन ठहंदी हो तो बताओ। जब सप्ताह गांव में वो रुपया धन इकट्ठा करके बीच में मंदिर में धर देने की 6 करोड़ रुपया कै बड़कन रोजगार आप दे देंगे इस साल? कितने बालक देना हुआ रोजगार? मेरे ख्याल तक 200 बालक होंगे गांव में तो जो 12वीं पास कर देंगे, 12वीं या ग्रेजुएशन। 200 बालकन तो आप कर सका साल में रोजगार उस 6 करोड़ रुपया के लिया। क्यों जी? अगले साल फिर पास हो उनसे 200 12वीं क्या ग्रेजुएशन करें, उन्हें फिर उसी 6 करोड़ के लिए फिर दे दिया। इसी तरीके से उन मालिका की, स्कूल के मालिका की हेल्थ के नाम पे साल का महीने का 30-32 लाख रुपया जावा है। मैंने पूरा कैलकुलेट करा था। आपको अंदाजा नहीं है इस बात का कि 2 रुपये की सिर के दर्द की बट्टी लेने खातर आप के करो हो। 2 रुपये के सिर के दर्द की बट्टी लेनी हो ना तो छोरा मोटरसाइकिल का किक मारा है, फटाफट दुकान पर जाकर लेकर आवा। उन्हें न्यू कौन बेरा तू 10 रुपया का तेल फूक गया, कैलकुलेट कौन कर दे आप? और हम तो मारे 10 रुपये दिखा अपन है, उसे दिन उसे गांव के कम से कम 50 बालक जावे है यू काम करने, तो रोज के 500 रुपये तो बनिया मतलब के तेल फूक आए। और उस जो 2 रुपया की बट्टी आवा है, उस बट्टी की असली कीमत 20 पैसे भी नहीं होती। और अगर गांव के न्यू बेरा हो कि मारे को इतनी सारी बीमारियां तो केवल खान पान और रहन की उठने बैठने की वजह से हैं, तो हम लोग अपने गांव का कम से कम 30 लाख रुपया महीने का बचा सके। गांव का, मैं एक ले आदमी का नहीं, आप अपना हिसाब लगा के देख लो, महीने में 1000-2000 की दवाई आप लेके आते होंगे एवरेज। कदे 10,000 लाग गए, कदे एवरेज हिसाब लगा रहा हूं, साल में 10,000 रुपया अपना लाग जाए परिवार में। क्यों जी? तो फिर यू रुपया बने मतलब पूजन लाग रहे आप। चाहे किसी के दाने हो चाहे किसी के ना हो, भूखा नहीं मर सकता कोई भी। जय गाम राम इकट्ठा हो जाए तो, जय गाम राम इकट्ठा हो तो अपराध नहीं हो सकते, नशा नहीं आवे, हमारी बहू बेटी हमारे बालक सुरक्षित रहे, जय गाम इकट्ठा हो जाए तो। लेकिन इस गांव को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी तो लेनी हमने पड़ेगी। मैं क्यों आगे गांव ने इकट्ठा करूं भाई? और इसमें गाड़ थ्यावेंगी सबसे बड़ी बात या क्यों? क्योंकि जो बड़ा तंत्र है ना, बड़ा तंत्र जिनकी सत्ता इसलिए चलती है कि हम न्यारे न्यारे, हाँ वह गाड़ देवाएंगे, वह लड़ाई करेंगे, वह झगड़ा करेंगे, वह बहस करेंगे, और वह न्यू कहेंगे ये चल रहे हैं उपकरण, इन्ना करनी है राजनीति,
इन्हें करना है फलानी नीति, अगले आदमी का मोरल डाउन करेंगे कि यू क्यों करे थम जाए। अब मेरे तेन समझ में आ रहा है कि मेरे बच्चे का जीवन भविष्य खतरे में है, मैं तो कौन रुकदा, चाहे गाड़ दो, चाहे लठ मारो, चाहे जेल भेजो, चाहे मुकदमे करो, मैं तो कौन रुकू भाई। जब आपके भी समझ में आवे तो अपना अपना गांव में तो बचाने खातर करना, अपन क्या करना है बताओ, क्या करना, चर्चा करनी है भाई। जब आप लोगों का बात समझ में आई हो थोड़ी बहुत के ठीक रास्ते पर चल रहा जनता सरकार मोर्चा, तो फिर भाई आप गांव में इकट्ठा कर लो, क्यों जी, बात बता देंगे, ना मानो भाई। जय समझ में तो आई हो तो अगले स्टेप पर बढ़ लियो, ना समझ में आई हो ठीक है भाई, आप अपने गांव में राजी, हम अपने गांव में राजी। और जब बढ़ोगे तो एक ही चीज ध्यान रखनी है कि गांव में बात करनी है, जितने हमारे पास महिला शक्ति बैठी है या जाकर अपने गांव में सारी लेडीज ने इकट्ठी करे, अर्जुन से आप बैठे हैं, आप गांव के एक एक मानस ने इन्विटेशन देगा वहां घर जाके, चाहे लिख के देखाना पड़ो एप्लीकेशन, भाई कार्ड आ रहा है, उस बात की थोड़ी वैल्यू है, इन्विटेशन आ रहा है उस प्रोग्राम का, कार्ड आ रहा है, वो कार्ड में चाहे कार्ड छपवाना पड़ो, आपने इन्विटेशन दे के गांव ने बुला लो, गांव ने बात कर लेंगे, समझ में आओगी, गांव राम 20-30-50 युवका नमारती दे देगा, उन्हें ट्रेनिंग दे देंगे, अपने गांव ने बचा लो, शिक्षा पे भी काम कर लेंगे, रोजगार पे भी कर लेंगे, खेती पे भी कर लेंगे। लेकिन गांव ने बेरा होगा कि ये 5-7 बालक हैं, ये इस काम पे लाग रहे हैं, क्यों जी। तो मेरा ये मानना है कि अगर जब न्यू तो लागता हो कि ये बालक जो से हैं छोटे छोटे ठीक लाग रहे हैं, तो इनका साथ दो जितना हो सके। अगले महीने आप सरकार ने न्यू बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा समझ में आ रहा है थारा खेल, और इतने मानस हाँ हम कदे न्यू सोचते हो कि हम एकले हाँ, ये बापा न्यू तो डरा हाँ बोल दिया ना कदे कार्रवाई हो जाए, एकले दिखा है, जन्यू दिखेगा ना कि ये 2-4 हजार बालक है, ये कौन छोटा भाई, ये इनका तो समझ में आ रही है, ये पीछे नहीं हटने वाले, जब सरकार ने बताया फिर हाथ लाने था पहले हम सोबर सोचेगी। और रोहतक में मीटिंग करांगे अगले महीने अक्टूबर में, आपसे गुजारिश है उससे पहले अगर हो सकता है रविंद्र नईन ने बुला के सुनील ने एक मीटिंग और कर लो, गांव ने इकट्ठा करके, आप मन ने कहोगे मैं आ जाऊंगा, नहीं न्यूकंदे हो कि इन तक काम चल जाओगा, तो काम चला कि अपनी बातचीत का दायरा बढ़ाओ, बात करना शुरू करो। सबसे पहले तो विचार में बात आओगी तो अपने बच्चों की लड़ाई को आगे बढ़ा पाएंगे, विचार में ही नहीं आवेगी, जब बेराइन लग गए बेचारे बात क्या की कर रहे हैं, फिर करता है। भाषणों में तो मैं यकीन नहीं करता, लेकिन बात कहने के लिए अपने को जाना तो पड़ेगा ही, एक बार तो बात ही करनी पड़ेगी, उसके बाद ही एक्शन में का आएगा। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि एक तो जितने इस विचार को समझते हैं उनकी लिस्ट तैयार कर लो, एक तो इस मान लो संदीपर की टीम अगर यहाँ काम कर रही है तो अपना गांव वाले बड़का ने ओरा ने तैयार करो, गांव को इनवाइट करो, और एक अच्छी बड़ी मीटिंग जिसमें गांव का ज़्यादातर आदमी शामिल हो वो मीटिंग करो, आसपास के गांव में तभी बुला लो बेशक, ताकि विचार फैले। और फिर तैयारी करो जो अपना रोहतक वाली जो मीटिंग है उसके लिए, जो किसी इकट्ठे होकर न, मान लो एक मानस है, कोई से पे गाड़ी है तो 4 बाड़का तैयार कर ले, 5 जने मिल के किराया, भाई कोई ज़्यादा तेल खर्चा कौन होता ले जाया होंगे रोहतक तक तो है एक चक्कर, क्योंकि इकट्ठे हो गए तो खर्चा थोड़ा होगा, एकले तोड़े जाओगे तो फिर हम टूट लेंगे। मारा तो ऐसा काम चल रहा, हम तो आजकल मैं उससे कहूँ था सुनील तेरे में कुछ पैसे कितने पड़े हैं अपने संगठन के उसमें, मतलब जो आप इकट्ठे हो रहे हैं, बोला माइनस में चल रहे हैं, रोज नहीं संभाल पाते हम, हमारे पास तो बस की बात नहीं। तो इसलिए क्या है कि आप अपने हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास रास्ता नहीं है, बोलन जाना हाँ बातां का बेरा है, करण जाना हाँ जड़ा कड़ाओगे उड़ा अड़न जाना हाँ, लड़न जाना हाँ, पर माधुर और संसाधन नहीं। आज जा किसी के चलाए ओढ़ होते तो फिर और संसाधन भी हो जाते खूब, फिर तो काफिले के साथ आते न्यू चाऊ चाऊ करते, फिर आगे जो पूरा ड्रामा करते आते फिर तो है तो वो अपने बस की बात नहीं है। आप लोग इस चक्कर में, क्योंकि वो उस जो दिखावा है ना, वो उस दिखावे में उलझा ले है गांव के आदमी, और इतना बड़ा मानस है, यूं है वो है, वो उस दिखावे में फंस जाए बेचारा, मतलब बड़ा आदमी, और फिर असली बात में खो जाए। अपन ने सोचा हाँ अगर 10-20 जने उसकी गेल लाग लेंगे तो हमारा फायदा हो जाएगा, पर्सनल फायदे में एक का फायदा है, और गांव के फायदे में अपना फायदा पक्का है। पर्सनल फायदे की तो चांस न्यू बना कर कि भाई के पता 10 साल में नंबर आवे, 5 साल में, 20 साल में, कहीं से हो गए बेचारे इन लीडर के पास 20-20 साल हो गए धक्के खाते, आज तक कुछ पल्ला आया ही नहीं।
ये पर्सनल लालच का नुकसान है। लेकिन सामूहिक फायदे का लालच है अगर किसी का हो, जो मारा है कि गांव का लालच, गांव के सुधार का लालच, तो उसमें पक्का सबका सुधार होना है, पक्का है उसमें, और उसके लिए करना पड़ेगा। बस ज्यादा बात नहीं कहूंगा क्योंकि आगे निकलना है। तो आप लोग इसके ऊपर चर्चा करिए, बैठ के भाई अपनी लिस्ट तैयार कर लियो, जो साथी है साथ में आनते हो, और फिर लेके गांव में चाहे इनविटेशन दे के बुलाने पड़ो, लेकिन एक बार बुलाओ सबको। ना हो कोई बात नहीं भाई, आज भी बुलाए तो गणे होंगे, कोई बात नहीं। हाँ, मुद्दा तो बताना पड़ेगा ना भाई। देखो, आप लोगों को मुद्दा बताना पड़ेगा लोगों को। अगर मुद्दे का ही नहीं पता होगा तो कैसे आएंगे? तो आप जब गाँव को बताओगे तो मुद्दे पर इकट्ठे करो और फिर आगे बढ़ाते हैं, है जी। तो उम्मीद है कि आप लोग रोहतक भी आएंगे और अपने गांव को भी बचाएंगे साथ लग के। जय हिंद, जय भारत।